महात्मा गांधी की हत्या। हम इस घटना को 3 अलग-अलग पैमानों पर देखेंगे। पहला, उस दिन का सटीक घटनाक्रम। दूसरा, इस हत्या के पीछे की असल मंशा क्या थी। और तीसरा, वो वैचारिक बहस जो इतने दशकों बाद आज भी जारी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं। चलिए सीधे 30 जनवरी 1948 की उस शाम में चलते हैं। नई दिल्ली का बिरला हाउस। सर्दियों की हल्की हल्की शाम थी और ठीक 5 बज रहे थे। भारत के तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ एक लंबी बैठक चल रही थी, जिसकी वजह से गांधी जी को अपने नियमित प्रार्थना सभा में पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई थी। 5:01 पर वो अपने सहयोगियों आभा और मनु के साथ धीरे धीरे प्रार्थना स्थल की ओर बढ़े। वहां सैकड़ों लोग उनका इंतजार कर रहे थे, कुछ आशीर्वाद लेने के लिए तो कुछ अपनी बात कहने के लिए। और तभी उस भीड़ में से एक व्यक्ति अचानक बाहर आता है। वो बिल्कुल शांत था, चेहरे पर कोई खास भाव नहीं, लेकिन इरादा बिल्कुल पक्का। ये व्यक्ति था नाथूराम गोडसे। गोडसे आगे बढ़ा और उसने झुककर गांधी जी के चरण छूने का नाटक किया। गांधी जी के सहयोगी ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस व्यक्ति ने बिल्कुल करीब से एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। पूरा माहौल सन्न रह गया। गांधी जी के होठों से बस 2 शब्द निकले, हे राम, और वो वहीं जमीन पर गिर पड़े। इस एक पल ने पूरे देश को एक गहरा, न भूलने वाले सदमे में डाल दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, और वो ये कि दुनिया भर में अहिंसा का संदेश देने वाले व्यक्ति की हत्या करने वाला ये शख्स आखिर था कौन? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास में थोड़ा पीछे ले जाता है। भाग 1, मेकिंग ऑफ एन असैसिन, नाथूराम गोडसे के शुरुआती साल। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। क्या आपको पता है कि नाथूराम गोडसे का असली नाम नाथूराम था ही नहीं। 1910 में जब महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ तो उनका नाम रामचंद्र रखा गया था। दरअसल उनके माता पिता ने उनसे पहले अपने 3 बेटों को खो दिया था। इस वजह से परिवार में एक अजीब सा अंधविश्वास बैठ गया कि उनके घर के लड़कों पर कोई श्राप है और सिर्फ लड़कियां ही जिंदा बच सकती हैं। इसी डर से रामचंद्र को बचपन में एक लड़की की तरह पाला गया। उन्हें लड़कियों के कपड़े पहनाए गए और बाकायदा नाक छेदकर एक नथ भी पहनाई गई, और बस इसी नथ की वजह से उनका नाम नाथूराम पड़ गया। खैर, जैसे जैसे गोडसे बड़ा हुआ, देश एक भारी वैचारिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। स्वतंत्रता से ठीक पहले के उस भारत में विचारधाराओं का गहरा टकराव था। एक तरफ थी सेक्युलर कांग्रेस, जहां गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता और एक धर्मनिरपेक्ष भारत का सपना देखते थे, और दूसरी तरफ था हिंदू राष्ट्र का दृष्टिकोण, जिसे आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठन मजबूती से आगे बढ़ा रहे थे। और गोडसे, उसका झुकाव बहुत तेजी से इसी दूसरी विचारधारा की ओर होने लगा था। अगर हम उसकी टाइमलाइन पर गौर करें तो 1929 में गोडसे की मुलाकात वीडी सावरकर से हुई। सावरकर के हिंदुत्व के विचारों का उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। फिर 1932 आते आते उसने सांगली में आरएसएस ज्वाइन कर लिया। वो पूरी तरह से इस विचारधारा के प्रति समर्पित हो चुका था। 1942 तक उसने नारायण आप्टे के साथ मिलकर अपना खुद का एक संगठन हिंदू राष्ट्र दल बनाया और एक अखबार भी निकालना शुरू कर दिया। ये अखबार गांधी जी की अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता की नीतियों का सख्त विरोधी था। भाग 2, द बॉइलिंग पॉइंट, विभाजन और राजनीतिक शिकायतें। आखिर केवल वैचारिक मतभेद एक राजनीतिक हत्या की वजह कैसे बन गए? इसे समझने के लिए हमें उस दौर के माहौल को देखना होगा। 1946 और 1947 के बीच का जो दौर था, उसने विभाजन का सबसे खौफनाक मंजर देखा। भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, ट्रेनों में भरकर लाशें आ रही थीं। गोडसे और उसके साथियों के मन में ये बात पूरी तरह से बैठ चुकी थी कि इस पूरे खून खराबे के पीछे गांधी जी की अहिंसा और धर्मनिरपेक्ष नीतियां ही जिम्मेदार हैं। उन्हें लगता था कि गांधी जी हर बार मुसलमानों का ही पक्ष लेते हैं। और फिर आया 13 जनवरी 1948 का दिन, जब गांधी जी इन दंगों को शांत करने और सरकार से अपनी एक मांग मनवाने के लिए आमरण अनशन पर बैठ गए। और यही आता है वो 55 करोड़ रुपए वाला सबसे विवादास्पद मुद्दा। हुआ यूं था कि विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच खजाने का भी बंटवारा हुआ था, जिसमें भारत सरकार को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए लौटाने थे। लेकिन कश्मीर में पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए भारत सरकार ने ये पैसा रोक लिया था। अब गांधी जी का मानना था कि ये पैसा पाकिस्तान का हक है और इसे दिया जाना चाहिए। उनके अनशन का दबाव इतना ज्यादा था कि अंततः भारत सरकार को झुकना पड़ा और पैसे रिलीज करने पड़े। गोडसे के लिए बर्दाश्त के बाहर था। ये उसके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट साबित हुआ। उसका मानना था कि पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल भारत के ही खिलाफ करेगा, और इसी दिन उसने तय कर लिया कि गांधी जी की हत्या करनी ही होगी। भाग 3, फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट्स, इस त्रासदी से पहले की घटनाएं। अब सवाल यह है कि क्या 30 जनवरी का वो दिन उनका पहला प्रयास था?
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इतिहास बताता है कि जुलाई 1944 में ही गोडसे पंचगनी में एक चाकू लेकर गांधी जी की तरफ दौड़ा था, लेकिन खुशकिस्मती से लोगों ने उसे पकड़ लिया। फिर सितंबर 1944 में मुंबई में भी ऐसा ही एक प्रयास विफल रहा। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि 30 जनवरी से ठीक 10 दिन पहले 20 जनवरी 1948 को इन्हीं लोगों ने बिरला हाउस में एक बम धमाका किया था। वो एक देसी बम था जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और उनका एक साथी मदन लाल पहावा पकड़ा भी गया। लेकिन जरा सोचिए, इतने सारे प्लान फेल होने के बावजूद गोडसे अपने इरादे से बिल्कुल नहीं डिगा। 20 जनवरी का प्लान फेल होने के बाद गोडसे ने फैसला किया कि अब वो खुद इस काम को अंजाम देगा। हथियार की बात करें तो उसने ग्वालियर में अपने एक संपर्क के जरिए 7 गोलियों वाली एक इटालियन सेमी ऑटोमेटिक M1934 बरेटा पिस्तौल हासिल की। अब यहाँ सोर्स मटेरियल में एक बड़ी अजीब सी बात का जिक्र है। इन लोगों ने शुरुआत में प्लान बनाया था कि वो एक बड़ा सा बुर्का पहनकर प्रार्थना सभा में जाएंगे। बुर्का खरीद भी लिया गया था, लेकिन फिर गोडसे को लगा कि बुर्के के अंदर से पिस्तौल निकालने में शायद कुछ सेकंड्स की देरी हो सकती है, इसलिए उसने ये प्लान ड्रॉप कर दिया और तय किया कि वो अपने आम खाकी कपड़ों में ही जाएगा। भाग 4, द फाइनल एक्ट इन ट्रायल, लाल किले में न्याय। तो खाकी कपड़ों में और उस बरेटा पिस्तौल को छिपाकर गोडसे 30 जनवरी को बिरला हाउस पहुंचा। लेकिन क्या आपको पता है कि उस दिन एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक भी हुई थी। गांधी जी की सुरक्षा में तैनात नियमित गार्ड AP भाटिया की ड्यूटी उस दिन अचानक किसी और जगह लगा दी गई थी और उनकी जगह वहां कोई नहीं था। खैर, हत्या के बाद गोडसे ने भागने की कोई कोशिश नहीं की, वो वहीं खड़ा रहा और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद मई 1948 में दिल्ली के लाल किले में एक विशेष अदालत बिठाई गई, जहां इस ऐतिहासिक केस का ट्रायल शुरू हुआ। ये ट्रायल कितना बड़ा था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें पूरे 149 गवाहों ने अपनी गवाही दी थी। ट्रायल के दौरान गोडसे ने अदालत में पूरे 3000 शब्दों का एक लंबा सा बयान पढ़ा। उस बयान की एक लाइन बहुत कुछ कह जाती है। मेरा ये कृत्य किसी व्यक्तिगत दुश्मनी से प्रेरित नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह से एक राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित था। गोडसे ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इसे एक सोची समझी राजनीतिक हत्या बताया और सबसे बड़ी बात, उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। अब बात करते हैं अदालत के फैसले की। मुख्य आरोपी नाथूराम गोडसे और उसके करीबी साथी नारायण आप्टे को मौत की सजा सुनाई गई और नवंबर 1949 में अंबाला जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। गोडसे के भाई गोपाल गोडसे, मदन लाल पहावा और कुछ अन्य लोगों को उम्र कैद मिली। वहीं VD सावरकर को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब गोडसे ने हाईकोर्ट में अपील की तो उसने किसी भी वकील की मदद लेने से साफ इनकार कर दिया था और अपना केस खुद ही लड़ा था। भाग 5, ए डिवाइडेड हिस्टोरिकल लेगेसी, हत्या के बाद का प्रभाव और जारी बहस। कानूनी प्रक्रिया तो पूरी हो गई, लेकिन इस घटना की गूंज आज तक शांत नहीं हुई है। हत्या के तुरंत बाद देश की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया। घटना के कुछ ही दिन बाद फरवरी 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने RSS पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि गोडसे और RSS के रिश्ते को लेकर आज भी एक बड़ा विवाद है। RSS का हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि गोडसे बहुत पहले ही संगठन छोड़ चुका था, लेकिन गोडसे के परिवार का दावा है कि उसने कभी संघ नहीं छोड़ा। भारत सरकार ने ट्रायल के दौरान गोडसे के बयानों को बैन कर दिया था, लेकिन सालों बाद 1968 में जब ये बैन हटा तो उसके भाई गोपाल गोडसे ने नाथूराम की अदालत में दी गई दलीलों को एक किताब के रूप में छाप दिया और इस तरह उसके विचार एक बार फिर सार्वजनिक हो गए। सोर्स मटेरियल के अनुसार गोडसे ने अपनी सफाई में जो अंतिम तर्क दिया था वो काफी खौफनाक था। उसका ये पक्का विश्वास था कि गांधी जी को रास्ते से हटा देने से भारत की सेना और राजनीति दोनों अधिक मजबूत हो जाएंगी और भविष्य में होने वाले कथित अत्याचारों से बचा जा सकेगा। उसने अपनी किताब में खुद ये माना था कि इस काम के लिए लोग उससे नफरत करेंगे, उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, लेकिन वो फिर भी अपने इस तर्क पर पूरी तरह से अडिग रहा। और यही हमें आज के सबसे बड़े और ज्वलंत सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, हीरो या आतंकवादी। सोर्स मटेरियल इस बात पर जोर देता है कि गोडसे को लेकर आज भी लोगों के विचार पूरी तरह बटे हुए हैं। कुछ लोग उसके दिए गए तर्कों के आधार पर उसे एक नायक के रूप में देखते हैं, वहीं एक बहुत बड़ा तबका उसे आजाद भारत का पहला आतंकवादी मानता है, जिसने दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा की बेरहमी से हत्या की। इतिहास आखिरकार नाथूराम गोडसे को किस रूप में याद रखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले कई दशकों तक तलाशा जाएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन जटिल ऐतिहासिक तथ्यों के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।